Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. First article is about PM Poshan scheme. Second article is regarding trade weaponization and third article आपका extradition के regarding है. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए पहले आर्टिकल की बात करें तो पीएम पोषण अभियान में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. मतलब प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन के कारण जो मील की कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि इस बार हमें अपने बजट में कहीं ना कहीं लगभग 1000 करोड़ की और लागत इसमें लगानी पड़ी. मींस ऑलमोस्ट 9.5% का इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला. अब सबसे पहले पोषण अभियान को समझते हैं और फिर वापस से इन्फ्लेशन के टॉपिक पे आएंगे. देखिए पोषण अभियान में क्या है, दो कंपोनेंट है. एक है बाल वाटिका जो पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए है एंड इसमें बच्चों को 20 ग्राम पल्सेस, वेजिटेबल और ऑयल मिलते हैं. देन यहां पे दूसरा जो कंपोनेंट है अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है जिसमें पल्सेस, वेजिटेबल और ऑयल थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिलता है. अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा. मतलब जो फूड ग्रेन है वो ये प्रोवाइड करेंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी. अब इसमें यह है कि भाई आप जैसे स्कूल और यूटीज कुछ उनका मैंडेटरी शेयर है दैट दे कैन पे. अगर उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करके कुछ अलग करना चाहते हैं बच्चों के लिए दैट इज ऑल्सो देयर. तो ये पूरी स्कीम है. अब इस स्कीम में जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि बाल वाटिका की जो पहले कॉस्ट थी वो 6 रुपए 19 पैसा पड़ती थी, 6 रुपीज 19 पैसा. अब ये इंक्रीज होके 6 रुपए 78 पैसा पड़ रही है. तो इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला. अपर प्राइमरी में भी आपको कॉस्ट इंक्रीज होती हुई दिख रही है. तो कहते हैं कि भाई देखो पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर हिडन हंगर यानी माल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है. तो पोषण अभियान एक्चुअल में न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्कूल्स में बच्चों को ताकि वो एक बैलेंस डाइट ले सके, एक बैलेंस्ड मील उन्हें मिल सके. यहां पे आप ये मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि खाने के लालच में, जो लालच भी नहीं बोलूंगा, अब फैमिली कंडीशन कई बार ऐसी होती है कि जस्ट फॉर सेक ऑफ दीज लाइक फ्रीबीज कई बार बच्चा उस वजह से भी स्कूल आ जाता है. लालच तो नहीं है, बच्चों को कोई लालच नहीं होता, बट इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि भाई फैमिली ये सोचती है कि लाइक एटलीस्ट एक टाइम तो बच्चा अच्छा खाना खा लेगा, कोई बात नहीं मिड डे मील के साथ ही मिल जाए तो हम बच्चे को स्कूल भेज देते हैं. तो यहां पर स्कूल में पार्टिसिपेशन आपका इंक्रीज होता है और ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो जाता है. मेनली इसीलिए मिड डे मील स्टार्ट भी की थी. अब मिड डे मील का ही एक आप ये कह सकते हो कंपोनेंट है पोषण अभियान. तो यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल ग्रोथ में हेल्प मिलती है. बिकॉज अगर अच्छा खाना बच्चे को मिलेगा तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी असर आएगा. तो विद दैट ऑब्जेक्टिव वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग. बट इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि या तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए या बजटरी एलोकेशन को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए सो दैट बच्चों को टाइमली एक अच्छा फूड मिल सके. तो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल. बट आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की. सेकेंड आर्टिकल में हमारे जो मिनिस्टर हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो अभी एक कॉन्वोकेशन को अटेंड करने पहुंचे थे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में. अब इन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि भाई देखो आज की डेट में ना ट्रेड वेपनाइजेशन हो रही है. ट्रेड वेपनाइजेशन कैसे, मतलब आपके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं और आप उस ट्रेड का गलत फायदा उठा रहे हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर. चाइना ने इसी को यूज करके जापान के साथ अपने डिस्प्यूट्स को सेटल किया. मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करता है दूसरी कंट्री को कि भाई हम रेयर अर्थ मेटल आपको नहीं बेचेंगे. फिर ऐसे ही गलीलियम, जर्मेनियम ये वेस्ट को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया बिकॉज वेस्ट इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में उनको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है. अब यूएस भी इसका इस्तेमाल करता है, जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना, हमने कल पढ़ा था ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना, इवन चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा है और सारी दुनिया की कंट्रीज लाइक लगभग 75 कंट्रीज 75 कंट्रीज के ऊपर यूएस ने जो टैरिफ इंपोज किया है वो भी इसी का पार्ट है. देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, डिफॉरेस्टेशन रिलेटेड जो एक यूरोपियन यूनियन गाइडलाइंस लेके आई है, ये सभी क्या है, ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर रहे हो, अपनी ट्रेड यानी आपके ऊपर अगर कोई ट्रेड के लिए डिपेंडेंट है आप उसको प्रेशराइज करने के लिए इसको यूज कर रहे हो. तो कहते हैं इसमें कई सारे टूल है, जैसे इकोनॉमिक टूल है,
जैसे इकोनॉमिक टूल में आप टैरिफ लगा दो, सैंक्शन लगा दो। टैरिफ मतलब जैसे पहले आप 100 रुपए की चीज बेच रहे थे मेरे देश में, पहले 5% टैरिफ लगता था, तो अब 105 रुपए की पड़ती थी चीज। आपने इस टैरिफ को 20% कर दिया, तो अब 120 रुपए की होगी। तो दैट विल आपके जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, तो बिकेगा नहीं। फिर ऐसे ही सैंक्शंस लगा देते हैं कि भाई लाइक कोई भी इसके साथ ट्रेड करेगा। जैसे बचपन में किसी के साथ लड़ाई हो जाती, तो हम क्या कहते थे, अगर तो इससे बात करेगा तो मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज सैंक्शन। एक्सपोर्ट बैन, कि भाई अब इंडिया को देखो, राइस की प्रोडक्शन हमारे यहां पर कम हुई, प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमने क्या कर दिया कि एक्सपोर्ट बंद कर दिया बासमती राइस का। देन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अब जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं इसका इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट सबसे बड़ा तो ये है, पॉलिटिकल प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे? अब जैसे यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ इंक्रीज करने की बात की, तो आप ये देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ट्रेड डील के लिए बात करनी स्टार्ट की ना, तो वो हो गया। फिर उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक पनिशमेंट, कि ईरान तू बात नहीं करता ना मुझसे, तो वेस्ट एशिया में मेरे लिए एक बड़ी हर्डल बना हुआ है, लेट मी पुट सैंक्शन ऑन यू, कोई तेरे साथ ट्रेड नहीं करेगा, तो अकेला रह जाएगा। तो वो चीज यहां पे हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये मैन्युपुलेट करने का और कहीं ना कहीं जो डेलिबरेटली डिस्टर्ब करने का मार्केट का एक मेथड है। अब इसको रोकना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्लोबल जीडीपी पे 1.5 से 2% का असर पड़ेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक का मानना है। एंड यूनिकैट की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि इससे दुनिया भर की इकोनॉमी को $780 बिलियन का नुकसान होगा। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की खासकर यहां पे बात हो रही है। एंड डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंगली अभी 70% जो ग्लोबल ट्रेड है वो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू चल रहा है। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? तो ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करो। डब्ल्यूटीओ अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आप कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग को इंप्रूव कीजिए, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ताकि इस तरह के डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर सकें। देन हमें रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पर रीजनल ट्रेड जितनी ज्यादा सेफ आप उसे सेफगार्ड करोगे, उसको प्रमोट करोगे, उससे और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। देन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए कि भाई कैसे एक स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर सकें। साथ के साथ आप यहां पर कोशिश कीजिए कि अपनी सप्लाई चेन को जितना डाइवर्सिफाई कर सके उतना बेनिफिशियल है। जैसे अभी हम यूरोप और यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वी कैन लुक फॉरवर्ड कि हम यूरोप में अगर अपने कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके अलावा कोई और मार्केट जैसे साउथ अमेरिका हो सकती है, अफ्रीका हो सकती है, या कोई और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, तो हम उनके साथ वहां पर अपने ट्रेड्स को प्रमोट करें। और बाकी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को आप इनहेंस करो। अगर लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली चीज ठीक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अभी राणा का एक्सट्रेडिशन दिल्ली के साथ होने वाला है। अब राणा कौन है? कहते हैं ये पाकिस्तान ओरिजिन के कैनेडियन अमेरिकन है, और ये यूएस ने इसे अरेस्ट किया था 2009 में। ये मुंबई अटैक के लिए, मतलब आप कह सकते हो कि टेरर अटैक 26/11 जो था उसका मास्टरमाइंड था लगभग। इस बंदे ने क्या किया था कि डेविड हेडली को एक कवर प्रोवाइड किया था, जिससे जो सर्वेलेंस वगैरह जो फोटो खींची थी, पूरा जो प्लान क्रिएट किया गया था, उसके लिए जो फोटो खींची गई थी वो डेविड हेडली ने खींची थी। तो इसको पूरा कवर प्रोवाइड किया था। तो कहते हैं कि भी देखो, एक्चुअल में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया ने 50+ कंट्रीज के साथ साइन कर रखी है। हाँ, कुछ नॉन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वाली भी कंट्रीज हैं जिनके साथ अभी भी हमारा एक्सचेंज वगैरह हो जाता है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यस डेफिनेटली आपकी लीगली बाइंडिंग होती है, आपको हेल्प करती है, बट डोमेस्टिक कोर्ट कुछ केसेस में, जैसे डबल जेप्रोडी या अच्छा ट्रायल नहीं हो रहा है किसी कंट्री में, फेयर ट्रायल नहीं मिल पा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर रोक लगाई जा सकती है। और अगर उम्मीद है कि भाई इसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, तो उस केस में भी रोक लगाई जा सकती है। तो होता क्या है, जैसे इंडिया के अंदर एक्सट्रेडिशन एक्ट है 1962, तो यहां पर फ्यूजिटिव जो इंडिया से हैं या इंडिया को चाहिए, दोनों के लिए यहां पर एक्सट्रेडिशन हो सकता है। एंड सिर्फ उन चीजों के लिए जो एक्सट्रेडिशन ऑफेंस है दोनों कंट्रीज में, मतलब इंडिया में भी उसके लिए सजा है और वहां पर भी उसके लिए सजा है, तभी एक्सट्रेडिशन हो सकता है। एंड प्रोसीजर अगर पूरा फॉलो किया जाए तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसमें मिलकर पार्टिसिपेट करती है। वैसे दुनिया में बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भी होती है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट होता है, एविडेंस कलेक्शन में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देन यूएन मॉडल ट्रीटी भी है एक्सट्रेडिशन की,
और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, बट इसका इतना बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बस पर्सन को लोकेट करते हैं, अरेस्ट वगैरह तो इनके बस की बात नहीं है ज्यादा। वही लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आपको फिर भी चाहिए यहाँ पे। बायलैटरल और मल्टीलेटरल ट्रीटीज हो सकते हैं रीजनल लेवल पे या कंट्री के साथ, जैसे अपनी यूएस के साथ है, या आप यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑल्दो अभी ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट यस ऐसा कुछ अगर होता है कि किसी एक कंट्री में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और उसको एड्रेस करने के लिए दूसरी कंट्री सपोर्ट करना चाहती है, तो वो आपका कन्वेंशन इसको फॉलो करता है। तो यहां पे पॉलिटिकल ऑफेंस, इसके लिए कोई किसी तरह का लाइक एक्सट्रेडिशन नहीं होता है। मिलिट्री ऑफेंस, डबल जेपर्डी, इनसफिशिएंट एविडेंस और अनफेयर ट्रायल, ये कुछ बेसिस है जिसके ऊपर कोई भी कंट्री यहां पे मना कर सकते हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सट्रेडिशन के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो दिस वर द थिंग्स जो आपको यहां पे याद रखनी थी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना। धन्यवाद।